नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आइए देखते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से अपनी पार्टी को फंसा दिया। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर मोदी सरकार की खिंचाई की, लेकिन इस विरोध में शशि ये भूल गए कि वो एक दुश्मन देश के सामने अपने ही देश को नीचा दिखा रहे हैं। बीजेपी ने इसे देश का अपमान बताया है, देश का मजाक उड़ाना बताया है। शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर क्या कहा और कैसे ये अभी भी चुनावी माहौल में कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर सकता है, कैसे बार बार कांग्रेस शशि थरूर जैसे नेताओं के बयानों पर फंस जाती है, ये आज हम आपको खबरदार में बताएंगे। इसके बाद हम आपको कश्मीर में आतंक को करारा जवाब देने वाली एक बड़ी तस्वीर भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आतंक फैलाने और साजिश करने में पूरा जोर लगाने के बाद भी कश्मीर में पाकिस्तान और पाकिस्तान के एजेंट्स का हर एजेंडा हो रहा है फेल। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया के उस गोलीमार हत्यारे की गिरफ्तारी भी दिखाएंगे, जिसने 4 दिन पहले सरेआम ऑफिसर्स और सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने बेखौफ होकर गोलियां चलाई थी और ऑफिसर्स के सामने ही मर्डर करके फरार भी हो गया था। आज इसे लखनऊ में पकड़ लिया गया। इसके सरेंडर करने का प्लान पुलिस ने फेल कर दिया। लेकिन सबसे पहले बात शशि थरूर के उन बयानों की जिनसे एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध में नेता देश को नीचा दिखाने वाली बातें क्यों करने लगते हैं। शशि थरूर ने सरकार की आलोचना की, विपक्ष का काम भी है आलोचना करना, लेकिन इस विरोध में देश का मजाक उड़ाने वाली बातें किसी दूसरे देश के मंच पर कैसे की जा सकती हैं, और वो भी जब वो मंच किसी दुश्मन देश का हो। पाकिस्तान के मंच पर शशि थरूर ने यही किया है। उन्होंने क्या कहा, कैसे उनके बयान से बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, ये हम सब आपको सबसे पहले आइए दिखाते हैं। मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोलता हूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला। बीजेपी ने राहुल गांधी का नया नाम रख दिया। बीजेपी अब उन्हें राहुल लाहौरी कहने लगी है। ये कहने का मौका शशि थरूर की बातों से मिला है, जो उन्होंने लाहौर थिंक फेस्ट के कार्यक्रम में कही। Actually, it's paradoxical that the government in India is not doing well, and people realize they're not doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. So we in the opposition do point out. ये शशि थरूर की उसी बातचीत का हिस्सा है। वो लाहौर थिंक फेस्ट में ऑनलाइन बोल रहे थे। इसमें कोरोना से लड़ाई पर बातचीत हो रही थी। शशि थरूर इसी बातचीत में इस तरह से बह गए कि वो पाकिस्तानी मंच पर देश की बुराई करने लगे। थरूर ने पहली बात कही कि कोविड मैनेजमेंट में मोदी सरकार फेल रही, पाकिस्तान ने बेहतर काम किया। थरूर ने दूसरी बात कही कि कोरोना के मामले में जब पाकिस्तान की बेहतर स्थिति देखते हैं तो जलन होती है। थरूर ने तीसरी बात कही कि फरवरी में ही राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था, सरकार बेफिक्र थी। Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious and the government was taking it, and that preventive measures had to be put in place immediately. Otherwise, we would face both a health disaster and an economic catastrophe if this were allowed to run unchecked. So he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. इस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है। किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए कि इस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है। शशि थरूर की ऐसी बातों से बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। ये सवाल पूछा कि पाकिस्तानी कार्यक्रम में देश की बुराई क्यों। ये याद दिलाया कि कांग्रेस के नेता बार बार ऐसा ही करते हैं। शशि थरूर की 2 और बातों पर बीजेपी ने कांग्रेस की खिंचाई की। थरूर ने ये बातें भारत में कथित तौर पर भेदभाव पर कही थी। थरूर ने कहा कि देखने में अलग होने की वजह से उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भारत में भेदभाव होता है।
थरूर ने तबलीगी जमात के मुद्दे का जिक्र करते हुए कोरोना महामारी में भेदभाव की बात की। थरूर ने कहा, तबलीगी जमात के मुद्दे को मुस्लिमों से भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। We've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India, arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. लेकिन थरूर ये सब बातें पाकिस्तानी पत्रकार से कह रहे थे। थरूर ये सब बातें पाकिस्तान के एक मंच पर बोल रहे थे। थरूर जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, चारों से हम ये पूछना चाहते हैं, एक बार भी आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी मंच पर यह कहा, पाकिस्तान से पूछने की हिम्मत की कि पाकिस्तान किस प्रकार से कट्टरता दिखाता है, किस प्रकार से हिंसा और अराजकता दिखाता है अपने अल्पसंख्यकों के प्रति? पाकिस्तान में रोज आप देखते हैं सिखों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मीडिया के माध्यम से रोज हमें मालूम पड़ता है कि वहां हिंदुओं के साथ, वहां क्रिश्चियंस के साथ, वहां बौद्धों के साथ क्या हो रहा है। किसी लड़की को अगवा कर ले जाना, उसको जबरन धर्मांतरण कराना, उसको मार गिराना, यह आम बात है पाकिस्तान में। उस पाकिस्तान में, उस लाहौर में जाकर शशि थरूर कह रहे हैं कि भारतवर्ष अपने मुसलमानों के साथ कट्टरता के साथ पेश आ रहा है और पक्षपात कर रहा है। यह किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। देश के मुद्दे पाकिस्तान में उठाना किसे गलत नहीं लगेगा। शशि थरूर की इन्हीं बातों से कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शशि थरूर कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे, वो यूएन में भी काम कर चुके हैं, वो कूटनीति को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वो ये भी समझते होंगे कि छोटी छोटी बातों का भी कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है। भारत के खिलाफ तो चीन और पाकिस्तान का ओपन एजेंडा चल रहा है, इसलिए शशि थरूर जैसे नेताओं को दूसरे देशों के मंच पर बोलते वक्त बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में तो जैसे शशि थरूर की तरह के नेताओं को खुली छूट मिली हुई है। मणिशंकर अय्यर से लेकर शशि थरूर तक ऐसे नेताओं की कांग्रेस में एक बहुत लंबी लिस्ट है जो पाकिस्तान के मंच पर या पाकिस्तान जाकर ऐसी बातें कह चुके हैं जो हमारे देश के हक में बिल्कुल नहीं जाती। पाकिस्तानी मंच पर देश की आलोचना करना, थरूर जाने अनजाने मोदी सरकार से दुश्मनी निकाल रहे हैं, या देश से या खुद अपनी पार्टी कांग्रेस से, ये तो कांग्रेस को भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि शशि थरूर ने ऐसी बातें पहली बार नहीं कही जिससे कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह बता चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा कि मस्जिद गिराकर राम मंदिर बने। वो कह चुके हैं कि भारत में कई जगहों पर मुस्लिमों की तुलना में गाय ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने कहा था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। यानी शशि थरूर बार बार अपने विवादित बयानों से कांग्रेस को फंसाते रहे और बीजेपी ने इन बयानों से गांधी परिवार पर सीधे हमले का मौका बनाया। शशि थरूर के लाहौर थिंक फेस्ट कार्यक्रम में दिए बयान पर भी यही हुआ है, जहां थरूर ने भारत में डर के माहौल की बात की, भारत में मुस्लिमों से भेदभाव होने की बात कही और ये कहा कि राहुल गांधी इन बातों का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? यही चाहते हैं वो कि राहुल गांधी जी को पाकिस्तान अब क्रेडिट दे। देयर इज अ फाइट फॉर क्रेडिट ऑफ राहुल गांधी इन पाकिस्तान। अरे शशि थरूर जी, आप इतना घबराइए मत। ऐसे ही चाइना और पाकिस्तान में राहुल गांधी हीरो बन चुके हैं। चीन के मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार पलटवार कर रही है। इसमें कभी बीजेपी चीन से कांग्रेस और गांधी परिवार के कनेक्शन की बात करती है
तो कभी सीमा पर टकराव के मामले में राहुल गांधी के हमलों पर भी उन्हें घेरती है। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायुसेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। चंद दिनों पहले चीन को लेकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए, तुम डरे हुए हो, तुम छुपे हुए हो, सरेंडर मोदी, जिस प्रकार की कायर है ये प्रधानमंत्री, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग चीन के लिए, और यहां कंप्लेंट पाकिस्तान में। आखिर आप बोलिए, अगर ऐसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे तो हमें दुश्मनों की क्या आवश्यकता है? लेकिन कांग्रेस के लिए चीन और पाकिस्तान के नाम पर राजनीतिक मुसीबत आज की बात नहीं है, और ना ही सिर्फ शशि थरूर का नाम ही विवादित बयान देने वाले नेता में है। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान जाकर वहां की मीडिया में मोदी सरकार हटाने और कांग्रेस को लाने की बात की थी। सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान जाकर कहा था कि भारत में दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान की पेशकश का माकूल जवाब नहीं दिया। खुद राहुल गांधी ने भी अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कश्मीर में कथित मौतों पर बयान दिया था, जिसे पाकिस्तान ने यूएन में हथियार बनाया था। आप याद करिए, आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया था कि कई 100 लोग मारे गए हैं, एक फेक बयान दिया था, झूठा बयान दिया था पार्लियामेंट से निकल करके। इमरान खान ने तुरंत उसका इस्तेमाल करते हुए डोजियर में पहली पंक्ति में राहुल गांधी जी की संवर्धना की थी। आप सोचिए, उसी राहुल गांधी जी को क्रेडिट दिया जाए, ये पाकिस्तान के लाहौर में डिमांड कर रहे हैं। यानी कांग्रेस को समय समय पर उनके अपने ही बड़े नेता नई मुसीबत में डालते हैं। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनके बयान खासतौर पर चुनावी माहौल में भारी पड़ जाते हैं। अब जब बिहार का चुनावी माहौल है तो बीजेपी उस तरह के बयानों को हथियार बनाने का मौका क्यों चुकेगी, जिन बयानों में सीधे सीधे देश की आलोचना की जा रही हो, और वो भी दुश्मन देश के लोगों के सामने। और शशि थरूर ने यही किया है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान के मंच पर जाकर हमारे ही देश के नेता भारत पर सवाल उठाते हैं। इन नेताओं को तो पाकिस्तान से उसके आतंक पर जवाब मांगना चाहिए, पाकिस्तान से सीमा पार से फायरिंग पर जवाब मांगना चाहिए, पाकिस्तान से कश्मीर में की गई साजिशों पर जवाब मांगना चाहिए। आज पाकिस्तान को इस आतंक और इन साजिशों पर जवाब देने वाली तस्वीरें हमारे पास आई हैं। ये जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीएसएफ की भर्ती रैली की तस्वीरें हैं। हजारों कश्मीरी युवा बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इसके लिए मुश्किल से मुश्किल टेस्ट दे रहे हैं। ये कश्मीरी युवाओं के जज्बे की तस्वीर है। ये कश्मीर में पाकिस्तान के हमदर्दों को जवाब देने वाली तस्वीर है। ये कश्मीर में अलगाववादी सोच को जवाब देने वाली तस्वीरें हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें बंद नहीं हुई हैं, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के आंख कान खुल जाएंगे। हमने बीएसएफ के आईजी राजेश मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ राजेश मिश्रा जी। मिश्रा जी, खास तौर से अगर बीएसएफ का देखें तो देश की सुरक्षा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका जो सीमा सुरक्षा संगठन है उसकी रही है, बीएसएफ की रही है। आज आप कश्मीर में विशेष भर्ती का जो है कार्यक्रम चला रहे हैं। ये कार्यक्रम क्या है, कितने कश्मीर के युवाओं को बीएसएफ और सीआईएसएफ में भर्ती किया जाएगा और उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में आज युवा जो हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आए हैं? मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है ये बताने में कि देश की सुरक्षा के लिए, भागीदारी के लिए इस क्षेत्र की युवा इतने उत्सुक हैं और करीब 350 के लगभग के वैकेंसी के लिए काफ़ी तादाद में युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं परीक्षाओं में। पूरे क्षेत्र में 9 सेंटर्स हैं, यूटी के लेह लद्दाख में भी हैं और अपने जम्मू कश्मीर में भी हैं। और आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रिस्पांस है बच्चों का। जो इस वक्त सीमा पर सुरक्षा का हाल है उसको कैसा आप मानते हैं? क्या परिस्थितियां पहले से बेहतर हैं या पहले से खराब हैं? और जो घुसपैठ की लगातार कोशिशें हो रही हैं उनसे टैकल करने के लिए बीएसएफ क्या कर रही है सीमा पर?
सीमा पर मुस्तैद है हमारे पूरे बीएसएफ की टुकड़ियां आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिलकर सुरक्षा में लगी हुई है। लद्दाख के सिचुएशन को देख के पाकिस्तान की ओर से भी काफ़ी प्रेशर रहता ही है और हमेशा हमें उसको डट कर मुकाबला कर रहे हैं। जो भी स्थितियां निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। आपके पास कोई इंटेलिजेंस है कि कितने सारे ऐसे कोशिशें हो सकती हैं, कितने सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो सीमा उस पार लॉन्चिंग पैड्स पर घुसपैठ के लिए बैठे हैं, या फिर जिस अंदाज से हमने पिछले कुछ दिनों के दौरान कि बैट जो बॉर्डर एक्शन टीम्स है पाकिस्तान की तरफ से, उनकी तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं भारतीय सुरक्षा बलों और सेना को जो है निशाना बनाने की? जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं काफ़ी तादाद में, करीब 300 के लगभग जो है विभिन्न लॉन्चिंग पैड्स में ये लोग जमावटा करे हुए हैं और आने की कोशिश हर प्रकार के कर रहे हैं। लेकिन अपने को खुशी होनी चाहिए, देश की जनता को खुशी होनी चाहिए कि बीएसएफ, आर्मी और सभी सीएपीएफ जो वैली में लगी हुई हैं बड़े मुस्तैदी से काम करते हुए इसको नाकाम करने में कामयाब रहे हैं। कैसे हुआ बलिया के गोलीबाज का सरेंडर का प्लान फेल, और कैसे बारिश ने हैदराबाद के लोगों को कर रखा है परेशान, ये हम आपको बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। एक बार फिर से आपका खबरदार में पुलिस और सरकारी अफसरों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम गोलियां बरसाने वाला धीरेन्द्र प्रताप सिंह आज यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आ गया। बलिया कांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। इसका पकड़ा जाना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। दरअसल अपनी लोकेशन छुपाने के लिए फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, और यही कारण है कि यूपी पुलिस को खुफिया तंत्र और मुखबिरों को एक्टिव करना पड़ा। इसका असर हुआ, आज लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। पुलिस ने इसके पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ा वो आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। कहते हैं जुर्म और जुल्म दोनों का अंत निश्चित है, बस वक्त बदलना चाहिए। 2 दिन पहले जिस पुलिस की पकड़ से बलिया गोलीकांड का मोस्ट वांटेड भाग निकला था, उसे आज दबोच लिया गया। और इसके साथ ही पिछले 4 दिनों से पुलिस के साथ चल रही आंख मिचौली के खेल का द एंड भी हो गया। पुलिस ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह को राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक इलाके के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास न फोन था न ही हथियार। पुलिस के मुताबिक प्योरली ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। 4 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देता रहा। लगातार ये माना जा रहा था कि वो बलिया या उसके आसपास कहीं छुपा हो सकता है, लेकिन वो लखनऊ में आज सुबह सुबह पकड़। अपने किसी करीबी व्यक्ति के यहाँ चुपचाप उसके घर में पड़ा रहे, क्योंकि लखनऊ एक बड़ा शहर है, यहाँ कोई व्यक्ति इनकॉग्निटो रह सकता है, इसलिए संभवतः इसका यही मकसद था यहाँ। धीरेन्द्र को अंदाजा नहीं था कि उसकी सारी प्लानिंग और बड़े कनेक्शन धरे के धरे रह जाएंगे और वो यूं घिर जाएगा और पुलिस को चकमा देने के उसके सारे उपाय बेकार हो जाएंगे। दरअसल वारदात के बाद धीरेन्द्र सिंह बिहार भाग निकला था। पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन यूपी बिहार बॉर्डर के पास बिहार की सीमा के अंदर मिली थी, लेकिन इसके बाद से उसका लोकेशन मिलना अचानक बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इसके बाद पुलिस का खुफिया तंत्र पुराने तरीके से काम करते हुए धीरेन्द्र की घेराबंदी में लग गया, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस पूरी तरह से एक्टिव हो गया।
एसटीएफ ने इसे पकड़ने के लिए ऐसा सॉलिड प्लान तैयार किया था जिसकी काट निकालना मुश्किल था। माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का संरक्षण उसे प्राप्त था और जिस तरीके से आज सुरेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने तलब किया है लखनऊ और आज वो भी लखनऊ में गिरफ्तार हुआ है, इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। एसटीएफ और यूपी पुलिस के बड़े अफसर कुछ खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह सरेंडर की तैयारी में था और इसके लिए उसके कुछ बड़े कथित कनेक्शन उसकी मदद कर रहे थे। यही वजह थी कि बलिया से फरार होने के बाद वो 4 दिनों तक बचा रहा। बलिया से बिहार और फिर बिहार से लखनऊ तक बेरोक टोक पहुँच गया। स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले में आरोपी के बचाव में शुरू से ही मोर्चा खोला हुआ है। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। विधायक खुलेआम आरोपियों के बचाव में है तो विधायक के समर्थकों की भीड़ सड़क पर उतरकर आरोपी के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। हालांकि आरोपी और बीजेपी विधायक के कनेक्शन पर कुछ भी बोलने से यूपी पुलिस परहेज कर रही है। ये विधायक के साथ इसके कुछ लिंक मिले हैं, बातचीत, शेयर, कुछ एक्टिविटी, ये सब चीज़ें विवेचना का प्रश्न है और इस पर कमेंट करना मीडिया पे उचित नहीं है। इसमें जो भी लोग संलिप्त है इस पूरी घटना में, पुलिस सभी पे कार्रवाई करेगी। पुलिस भले ही जुबान ना खोल रही हो, लेकिन विधायक एक आरोपी के पक्ष में ऐसे खुल्लम खुल्ला सियासत करें, ये खुद बीजेपी के नेताओं को रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि विधायक जी को लखनऊ तलब किया गया है। यूपी के बलिया में हुए हत्याकांड के मामले में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तलब किया है। दरअसल सुरेंद्र सिंह लगातार आरोपी के पक्ष में बयानबाजी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे कि उसके परिवार से मिलने के लिए गए, जिसमें पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी। सर, बलिया विधायक को बुलाया गया है क्या प्रदेश पर? चलिए चलो समय नहीं दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं। बहरहाल बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी समेत 10 लोग दबोचे जा चुके हैं। इसमें से 8 आरोपी नामजद हैं। अब तक 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी भी 5 नामजद आरोपी फरार हैं। बलिया से राम प्रताप और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद में बारिश के डबल अटैक की। 4 दिन में ही स्मार्ट सिटी हैदराबाद में एक बार फिर से पानी ही पानी है। इतनी बारिश हुई है हैदराबाद में कि शहर का एक बहुत बड़ा इलाका बरसात के पानी में समा गया है। शनिवार रात से शुरू हुई बारिश के कारण झील लबालब है, जलाशय भरे हुए हैं और लबालब होने के बाद बहने लगे हैं। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बहुत परेशान हूँ, साहब को बता दो, ठीक है करेंगे बोल के चले गए। अब क्या करें, यही कपड़े पहन के फिरना पड़ रहा है। पूरा पानी आ गया, पूरा भेगा, सब राशन वाशन, किराना का दुकान था वो भी भेगा पूरा। रात से 2 बजे रात को पानी घुस गया घर में, पूरा भीग गया, पौधा तबाह हो गया। खाली अकेले जोड़े से ऊपर जाके बैठी बस। 100 घंटे के अंदर हैदराबाद की सूरत एक बार फिर बिगड़ गई। भारी बारिश से जल प्रलय के हालात बन गए। शहर का बड़ा हिस्सा बरसाती पानी से लबालब भर गया। घरों में बारिश का पानी घुस गया। सड़कें सैलाब में समा गई। खिलौने की तरह तेज बहाव में कारें बहने लगी। कुछ इलाकों में तो यह समझना मुश्किल हो गया कि शहर में समंदर है या समंदर में शहर। 4 दिनों के भीतर दूसरी बार बारिश से बेबस और लाचार हैदराबाद की इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये मंजर इस शहर के स्मार्ट सिटी होने के सारे भ्रम तोड़कर रख देगा। तेज बहाव का अंदाजा लगाइए। ऑटो और कार तिनके की तरह पानी में बहने लगे। पुराने हैदराबाद के गली मोहल्ले बरसाती पानी से भर गए।
डरा सहमा इंसान घरों में कैद हो गया। शहर में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। गलियों में 4 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान पुराने हैदराबाद में हुआ। पुराने हैदराबाद के गोलंका, मुसरामबाग, मलकापेट, मदनापेट, लाल दरवाजा, आलियाबाद, शमशेरगंज, अल जुबैर कॉलोनी, गाजी मिल्लत कॉलोनी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। भारी बारिश के बीच डर के साए में किसी भी तरह से लोगों ने अपनी रात गुजारी और सुबह हुई तो नुकसान का अंदाजा लगा। हर तरफ तबाही ही तबाही। गाड़ियों का हाल देखिए। स्कॉर्पियो, ऑटो, कार, 2 पहिया वाहन सब बर्बाद हालत में मिले। घरों में बरसात का पानी घुस गया। सड़कों पर मलबा ही मलबा था। जो लोग निचले तल्ले पर रहते थे उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शादी मेरी नहीं हुई, 2 साल हुआ था। पूरा नया नया सामान था, पूरा बह के चले गया। घर ही नहीं है बेचारे, मकान में सब कोई भी नहीं आया। भी वहाँ पे बोला, मैं वहाँ पे आते बोल के बोले थे। अरे ये तो बहुत नुकसानदेह पानी है, बहुत हालत खराब है। आज तक संवाददाता आशीष पांडे ने बाबानगर इलाके में तबाही को कैमरे में रिकॉर्ड किया। लोगों ने बताया कि बारिश के बाद बालापुर इलाके में एक बड़े तालाब में कटाव के वजह से अचानक पानी शहर में घुस आया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। आपका घर यहाँ पे कितना पानी था? कल कमरे तक था, पूरा अंदर और यहाँ तक पूरा पानी। रात में 1:30 पौने 2 बजे के टाइम पे जो है पूरा पानी यहाँ पर होमनी, ऑटो, पूरा पानी भरे हुआ था। तो ये हालात हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये एरिया, ये पूरा ये इनका ऑटो है। कितना पूरा कैसे पूरा तबाह हो गया? वो साहब उमर कॉलोनी में था, उमर कॉलोनी से यहाँ पर आया कि रात को जैसे तालाब टूटते यहाँ पर भाई के आया ऑटो, और भी बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। और मेरे घर में जैसे पूरा पानी भरा हुआ है, अभी 3 कमरों में पानी भरा हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है। हैदराबाद शहर के बीचों बीच मूसी नदी बहती है। ये नदी पुराने शहर और नए शहर को बांटती है। एक हफ्ते में दूसरी बार मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि सुबह प्रशासन को रास्ता बंद करना पड़ा। हम इस समय मुसारमबाग इलाके में हैं। हैदराबाद शहर का बीच का हिस्सा है और आप देख सकते हैं पीछे ये मूसी नदी है। मूसी नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि इसने इस पूरे मेन रोड को अपनी आगोश में ले लिया है और यहाँ पर अब ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। मूसी नदी के जलस्तर की बात करें तो इसने जो इसके कैचमेंट एरियाज हैं और इसके साथ लगा हुआ लो लाइंग एरियाज है, वहां पर काफी ज्यादा तबाही मचाई है। बीते सप्ताह की जो बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य जोर पकड़ ही रहा था। मौसम खुला था कि कल रात की बारिश ने दोबारा से प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इलाके में बदइंतजामी से लोग परेशान हैं। ये वजह है कि टीआरएस के कॉरपोरेटर के पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नेताजी को बेरंग लौटना पड़ा। कांग्रेस ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा और आरोप लगाए कि संकट की हालत में सीएम साहब गायब हैं, प्रशासन सो रहा है। Chief Minister, Mr. Kalvakutla Chandrasekhar Rao, is a curse to people of Telangana. Nowhere in the country, I guess, if this kind of floods that have occurred in the parts of Telangana and particularly in the greater Hyderabad, when people are suffering and lakhs of acres of land is inundated and entire greater Hyderabad is inundated underwater, this man sits in his fort called Pragati Bhavan and does not come out and interact with the people, understand the problems of the people. What a pathetic chief minister is he? वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी इलाके में डटे दिखे। ओवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बाढ़ में अकेले फंसे एक बुजुर्ग को अपनी निगरानी में सुरक्षित निकाला। राज्य सरकार के मुताबिक भारी बारिश के डबल अटैक से अब तक 50 लोगों की जान चली गई और शुरुआती अनुमानों के मुताबिक लगभग 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी इलाके में और बारिश हो सकती है। हैदराबाद में बुधवार तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने और गरज के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य इलाके में बने गहरे दबाव को इतनी भारी बारिश का जिम्मेदार बताया जा रहा है। यानी अभी सावधान रहने की जरूरत है। इलाके में अक्टूबर में ऐसी बारिश
पहले कभी नहीं देखी गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में 4 दिनों में 324.55 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सामान्यतः इतनी बारिश इस इलाके में 1 महीने की बारिश के बराबर है। ऐसे मौसम के बदलते मिजाज से सावधान रहना ही ठीक होगा। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। हमारे देश में अब 74,94,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 61,871 नए केसेस की पहचान भी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 24 घंटों में 72,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 1,033 लोगों की मौत भी हुई है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।